नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, चुनाव में धांधली के आरोपों पर एक बार फिर देश का माहौल गर्म है और खास तौर पर संसद में तो इस सवाल पर बीजेपी पूरी तरह घिर चुकी है। लोकसभा चुनावों के वक्त चुनाव आयोग पर ईवीएम की धांधली के आरोप विपक्ष लगा रहा था। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया था, लेकिन चुनाव आयोग को यहां राहत मिल गई। इसी तरह इलेक्टोरल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अवैध बताने के बावजूद बीजेपी की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ा और उसे जिन लोगों ने भारी भरकम आर्थिक मदद की, वो अब बीजेपी के सत्ता में होने का फायदा उठा रहे हैं। लेकिन अब विपक्ष ने चुनाव में एक और बड़ी गड़बड़ी पकड़ ली है, जो सीधे ये सवाल उठा रही है कि क्या वाकई बीजेपी ने चुनाव में जीत दर्ज की है या उसे जानबूझकर जिताया गया है। आप जानते हैं कि हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव के बाद से कांग्रेस वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की बात कह रही है और मांग कर रही है कि चुनाव आयोग उसे यह लिस्ट दे, एक्सेल शीट में दे। इस बारे में राहुल गांधी ने एनसीपी और शिवसेना के साथ मिलकर, आपको याद होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और अभी संसद में इस मांग को दोहराया भी है राहुल गांधी ने। 10 मार्च को राहुल गांधी, यानी जैसे ही संसद की कार्रवाई दूसरे फेज की शुरू हुई, बजट सत्र की, राहुल गांधी ने सुबह सुबह संसद में ओम बिरला आसंदी पर विराजमान थे, ये मांग फिर दोहराई। आइए जरा सुन लेते हैं, रिकॉल करते हैं कि राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है और क्यों आज फिर हम चुनाव आयोग की बात और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी, चुनाव की प्रक्रिया में धांधली की बात कर रहे हैं। सुनिए जरा राहुल गांधी को। आपने सही बात बोली कि वोटर लिस्ट क्या सरकार बनाती है। मैंने नहीं बोला, नहीं, आपने बोला क्या, और आपने सही बोला कि सरकार वोटर लिस्ट नहीं बनाती है। मगर पूरे देश में वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं। हर स्टेट में, हर ऑपोजिशन के स्टेट में और महाराष्ट्र में ब्लैक एंड व्हाइट वोटर लिस्ट पे सवाल उठे हैं। तो पूरा ऑपोजिशन मिलकर सिर्फ ये बोलने दीजिए, पूरा ऑपोजिशन सिर्फ मिलकर ये कह रहा है कि वोटर लिस्ट पे यहां पे एक डिस्कशन हो जाए। आप बनाते नहीं हो, इसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप डिस्कशन तो कीजिए। तो यह साफ साफ राहुल गांधी कह रहे हैं डिस्कशन तो कीजिए, आप मानते नहीं हो। और इस बात, ऐसी ही मांग, जैसी मांग राहुल गांधी ने लोकसभा में की, वैसी ही मांग राज्यसभा में भी की गई, लेकिन वहां भी विपक्ष की एक नहीं सुनी गई। इधर ममता बनर्जी ने एपिक नंबर की डुप्लीकेसी का मामला जोरदार तरीके से उठाया है। कल टीएमसी के डेरेक ओब्रायन और कल्याण बनर्जी और उनके तमाम साथी, खासकर कीर्ति आजाद, ये तमाम नेता मुख्य चुनाव आयुक्त यानी सीईसी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार, अब नाम आप लोगों को याद हो गया होगा दोस्तों ज्ञानेश कुमार का, पहले राजीव कुमार का नाम काफी आप लोगों ने सुना, अब ज्ञानेश कुमार से मंगलवार को मुलाकात की है ये तमाम नेताओं ने, टीएमसी के नेताओं ने। इन नेताओं ने देश भर में मतदाता फोटो पहचान पत्र यानी एपिक नंबर के दोहरेपन की समस्या को चुनाव आयुक्त के सामने उठाया है। टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने, वो पहले पत्रकार भी रह चुकी हैं आप जानते हैं, सागरिका घोष ने मीडिया से कहा है कि आधार नंबरों का दोहराव हुआ है जिसका असर एपिक नंबरों पर पड़ा है, क्योंकि निर्वाचन आयोग ने एपिक को आधार से जोड़ना शुरू कर दिया है। पार्टी ने यह भी सवाल उठाया, यानी टीएमसी ने यह भी सवाल उठाया कि आयोग ने फॉर्म 6B में यह स्पष्ट क्यों नहीं किया कि आधार को एपिक से जोड़ना पूरी तरह स्वैच्छिक है या अनिवार्य है, यानी स्वैच्छिक है, अनिवार्य नहीं है। वहीं टीएमसी संसद में इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी कर चुकी है। कल्याण बनर्जी ने संसद के अंदर कहा है कि हम चुनाव आयोग की भूमिका और कामकाज के बारे में रूल 193 के तहत नोटिस देने जा रहे हैं। 3 मतदाताओं के पास एक ही एपिक नंबर है जो कानून के अनुसार स्वीकार्य नहीं है। हम इस मुद्दे को मजबूती से उठा रहे हैं, हम इसे संसद में उठाएंगे। ये कल्याण बनर्जी कह रहे थे, चूंकि बांग्ला में कह रहे हैं इसलिए आप तक हम इसको नहीं सुना रहे हैं। कई हमारे साथी बांग्ला नहीं समझ पाते, इसलिए उसका हिंदी रूपांतरण आपके सामने रख रहा हूं। इसी मसले पर टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने भी पार्टी की स्ट्रेटेजी को साफ साफ जनता के सामने मीडिया के जरिए रखा है। क्या कुछ है पार्टी की स्ट्रेटेजी, क्या कह रहे हैं कीर्ति आजाद, जरा सुन लीजिए। सांसद हैं टीएमसी के, सुनिए। मामला बड़ा गंभीर है,
खास करके एपिक वोटर कार्ड का, जहां पे 2-2, 3-3 नाम एक ही एपिक कार्ड पर हैं। जिस प्रकार से आधार हमारा पर्सनल होता है, वैसे एपिक कार्ड पर्सनल होता है। यह विषय को हमारी नेत्री ममता बंदोपाध्याय ने 27 फरवरी को इसी वर्ष उठाया था और उसके बाद बाकी सारे राजनीतिक पार्टियां इसमें आईं और इस विषय पर चाहती हैं कि गहन विचार हो। हम लोग इलेक्शन कमीशन के पास मिलने के लिए गए थे। इलेक्शन कमीशन के सामने हमने काफी चीजें रखी। उन्होंने कहा कि 3 महीने के अंदर हम इसका निवारण करेंगे। मैं ये जानना चाहता हूं, इसमें एक संशय उठता है कि क्या उनको मालूम है कि कितने एपिक डुप्लीकेट कार्ड हैं जिसको वो 3 महीने के अंदर करने वाले हैं। उसके साथ ही जब हम कभी भी सारी पार्टियां चाहती हैं कि यह डिस्कशन दोनों सदनों में हो, इसमें बीजेपी को भी भाग लेना चाहिए क्योंकि वोट उसको भी वोटर लोग देते हैं, लेकिन वह इस चर्चा को कराने के लिए तैयार नहीं है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में भी वो इस विषय को नहीं मान रहे हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या मेरा कहना कि कांग्रेस माफ कीजिएगा कि इलेक्शन कमीशन पिंजड़े में बंद एक मैना है जो भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोलती है, अन्यथा पार्लियामेंट में दोनों सदनों में इसको उठाने के लिए क्या समस्या है। एपिक कार्ड है, डुप्लीकेट नाम है। हमने यह भी पूछा कि 40 लाख नाम 3 महीने के अंदर, 1 लाख, 2 लाख, 10,000, 20,000, 50,000 मैं समझ सकता हूं। लोकसभा और विधानसभा चुनाव 3 महीने के अंदर महाराष्ट्र में कैसे जुड़े, इसका जवाब आज तक इलेक्शन कमीशन ने हमको दिया नहीं। तो हमारे मन में यह संशय है और प्रश्न उठता है कि क्या इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोल रहा है और उसी के मुताबिक मैंने की तरह काम कर रहा है। इसलिए इसका जवाब देना चाहिए। हम नोटिस फिर लोकसभा और राज्यसभा में उठाते रहेंगे, जैसा हमारे 2 सम्मानित। तो सुन रहे थे आप, यहां साफ साफ कीर्ति आजाद सीधा आरोप जो है वो लगा रहे हैं चुनाव आयोग पे। और क्यों न लगाएं, क्योंकि प्रमाण है और प्रमाण यहां साबित करता है कि कहीं ना कहीं धांधली हुई है। उधर बीजू जनता दल, आप लोग जानते होंगे दोस्तों, बीजू जनता दल यानी नवीन पटनायक की पार्टी काफी लंबे वक्त तक 5 बार रहे मुख्यमंत्री ओडिशा के। बीजू जनता दल भी अब ऐसी ही गड़बड़ी के आरोप लगा रहा है ओडिशा में। बीजू जनता दल ने ओडिशा में 2024 के चुनाव में मतदान में असामान्य अंतर का आरोप लगाया है और ज्ञापन आयोग को, चुनाव आयोग को सौंपा है। बीजेडी ने मांग की है कि पूरे निर्वाचन प्रक्रिया की समय समय पर ऑडिट सीएजी यानी कैग से या स्वतंत्र ऑडिटरों के द्वारा की जाए। हर बूथ में वीवीपैट स्लिप की गिनती ईवीएम से मिलान की जाए। ये मांग लगातार अलग अलग संस्थाओं और खासकर जो एनजीओ हैं, सिविल सोसाइटी है, उन लोगों ने भी ये मांग रखी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग को खारिज कर दिया। आपको याद होगा कांग्रेस पहले ही हरियाणा और महाराष्ट्र का मुद्दा उठा चुकी है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की मतदाता सूची में हेरफेर की बात, इसका मामला उठाया था। आप वो भी याद कीजिए, चुनाव की घोषणा नहीं हुई थी उससे पहले कुछ सैंपल देते हुए अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। और अब तो बीजेपी के कुछ नेता भी, यहां ये गौर फरमाइए दोस्तों, अब बीजेपी के कुछ नेता भी इस गड़बड़ी की बात चुनाव आयोग से कर रहे हैं। बीजेपी के बंगाल इकाई, बंगाल यूनिट के अध्यक्ष सुकांत मजुमदार और बंगाल के सह प्रभारी अमित मालवीय, नाम सुना होगा आप लोगों ने, इन दोनों ने, इनके नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग को याचिका सौंपी है जिसमें कहा गया है कि पश्चिम बंगाल में 13 लाख अवैध मतदाता हैं जिनमें बांग्लादेशी नागरिक भी शामिल हैं। ये सब बांग्लादेशी सूची में, मतदाता सूची में, ये बांग्लादेशी नागरिक मतदाता सूची में जोड़े गए हैं और गड़बड़ियों की बात यहां 8,000 से ज्यादा ये कह रहे हैं। हालांकि बीजेपी की शिकायत मुख्य तौर पर बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर है, लेकिन बीजेपी भी ये मान रही है कि कम से कम 8,000 लोगों के पास एक जैसे एपिक नंबर हैं। यानी अब तो चुनाव आयोग को इस पर जवाब देना ही पड़ेगा, क्योंकि मामला विपक्ष के हाथ से निकलते हुए सत्ता पक्ष के हाथ में भी आरोप सत्ता पक्ष के नेता भी लगा रहे हैं। वहीं राज्यसभा में आज कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने इस मुद्दे को उठाया है। प्रमोद तिवारी क्या कह रहे हैं, जरा उसको सुन लीजिए, सुनिए। सर, लोकतंत्र की आत्मा सिर्फ चुनाव होना नहीं, बल्कि चुनाव निष्पक्ष होता हुआ दिखना भी जरूरी है। ये हमारी संविधान की मंशा है। आप कृपा पूर्वक वहां बैठे हैं निर्वाचन के माध्यम से, हम सब यहां बैठे हैं निर्वाचन के माध्यम से, और इसके पीछे पवित्र उद्देश्य है कि जन भावना यहां तक पहुंचे।
परंतु मैं तो बिल्कुल कोई ऑब्जेक्टिव बोले नहीं, मैंने अभी तक तो बोले नहीं। नहीं हो गया आपकी बात नहीं, अभी कहा, अभी तो मैंने अच्छा 1 मिनट दीजिए, 1 मिनट। मेरा सिर्फ ये कहना है कि हमारे नेता ने जो सवाल उठाया है, जिस तरह 48 लाख वोट बढ़ाए गए, एक यूपिक नंबर पे कई वोट डाले गए, वो पूरी तरह आत्मा को दूषित करता है, लोकतंत्र को दूषित करता है। संजय जी, नो, नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड नाउ। सर, लोकतंत्र की आत्मा सिर्फ चुनाव होना नहीं, बल्कि चुनाव निष्पक्ष होता हुआ दिखना भी जरूरी है। ये हमारी संविधान की मंशा है। आप कृपा पूर्वक वहां बैठे हैं निर्वाचन के माध्यम से, हम सब यहां बैठे हैं निर्वाचन के माध्यम से, और इसके तो सुन रहे थे आप यहां प्रमोद तिवारी को। तो चुनावों में धांधली का मुद्दा इस समय संसद से सड़क तक जोर पकड़ चुका है, और खास बात यह है दोस्तों कि अभी तो 2-4 महीने चुनाव नहीं हैं। अभी 2-4 नहीं कहें तो 6 महीने कह लेते हैं, चलिए 6 महीने चुनाव नहीं है, लेकिन जो पहले के चुनावों के नतीजे हैं, अगर उनमें दोष साबित हो गया तो क्या बीजेपी फिर अपनी मनमानी चला पाएगी? और क्या चुनाव आयोग बीजेपी की बात सुनकर अपनी साख को बचा पाएगा या गिराएगा? आज इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे, और इसके साथ साथ कई सारे सवाल हैं, उन सवालों को भी लेके आएंगे, जैसे अमेरिका टैरिफ प्लान, और टैरिफ में कैसे नरेंद्र मोदी घिरे हुए हैं। मॉरिशस पहुंचे हुए हैं नरेंद्र मोदी, लेकिन वहां से बिहार को साधने की कोशिश कर रहे हैं, और बिहार में जो कुछ चल रहा है, चलिए उसकी बानगी भी रख देते हैं। बिहार में सीधा सीधा तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को सीधी चुनौती पेश कर रहे हैं, और जब 6 महीने आगे चुनाव की बात कर रहा हूं तो बिहार की ही बात हो रही है, बिहार की भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले चुनाव में धांधली, और अगर चुनाव में धांधली की बातें और ऐसे उजागर होने लगी तो क्या पिछले चुनाव शून्य हो जाएंगे? यह भी बड़ा सवाल है। चलिए बढ़ते हैं आगे, हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ देखिए 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। प्रेम कुमार जी हैं हमारे साथ प्रशांत टंडन जी हैं हमारे साथ, सुनील शुक्ला जी हैं, और अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। आप सभी का स्वागत है, इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। आना चाहता हूं जरा प्रेम कुमार जी आपके पास, और अपनी टीम से कहूंगा कि प्रशांत टंडन जी का नाम चेंज कर लें, उनका नाम भी प्रेम कुमार जा रहा है। और इधर प्रेम कुमार जी, क्या चुनाव आयोग जो बार बार, और खासकर राजीव कुमार से जब सवाल पूछा जाता था तो एक शेर ठोक देते थे, ठोकना वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि एलओपी ने कल बोला है, तो चलिए थोड़ा 2-4 दिन हम लोग भी चला लेते हैं। एलओपी राज्यसभा याद होगा, लेकिन उन्होंने सत्ता पक्ष के लिए कहा था, उन्होंने आसंदी पर बैठे हुए उपसभापति के लिए नहीं कहा था। खैर, लेकिन क्या लगता है आपको कि यहां चुनाव आयोग, जो पूर्व चुनाव आयुक्त जो शेरो शायरी ठोकते थे, वो चुनाव आयोग अब यहां परेशानी में घिरता हुआ नजर आ रहा है या आने वाला है, ये कह लें? राजीव जी, मुख्य चुनाव आयुक्त बदल गए, अब दूसरे आ गए, तो परेशानी में तो जनता घिरी हुई है, वोटर घिरी हुई है, वोटर घिरे हुए हैं, और चुनाव अधिकारी तो रिटायर हो जाते हैं, सिस्टम अपना काम करके चला जाता है, और सिस्टम को ही वायरस से में युक्त कर दिया गया है, पूरे सिस्टम में ही वायरस आ गया है। और आप देखेंगे किसी समय ईवीएम का सवाल उठाने पर लोग कहते थे कि हार गए तो ईवीएम बोलने लगे। ये सवाल उठाते थे कि अमुक जगह पर विपक्ष जीत गया, वहां पर क्यों नहीं बेईमानी हुई। जब हार जाते हैं तभी ये बात होती है। अब ये चुनाव में धांधली की चर्चा थोड़ा आगे बढ़ चुकी है। इवन मुझे याद है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो अप्रत्याशित नतीजे आए थे, तो उसके बाद वहां से सैकड़ों शिकायतें गई थी, और इवन बैठक भी कांग्रेस के कुछ नेताओं ने की थी, जिसमें उदित राज थे, दिग्विजय सिंह थे, लेकिन कांग्रेस का लीडरशिप नहीं आ रहा था साथ देने के लिए। कोई खुल के नहीं बोल रहा था कि ईवीएम का सवाल उठाएं।
क्योंकि सबको लग रहा था कि 2019 का चुनाव है, उससे पहले परसेप्शन खराब हो जाएगा कि विपक्ष क्या हार गया कि ईवीएम बोलने लगा। ये डर रहा था, ये डर रहा होगा। लेकिन आज परिस्थिति बिल्कुल बदल गई है। अब चुनाव में धांधली के एक नहीं कई एक तरीके एस्टैब्लिश्ड तथ्यों के साथ सामने है। एस्टैब्लिश्ड तथ्य इसलिए बोल रहे हैं कि उसका जवाब चुनाव आयोग नहीं दे रहा है, सरकार चुप है और रहस्यमय परिस्थिति है। अब वो रहस्यमय परिस्थिति, उसको ताजा मामला तो एपिक नंबर का आया है, तो बात यहीं से शुरू करते। एपिक नंबर क्या है? एक ऐसा नंबर जो वोटर आईडी के पास में यूनिक है, वो नंबर किसी और को नहीं हो सकता। तो कैसे हो गया? अब चुनाव आयोग कह रहा है कि हम इसको ठीक कराएंगे। ठीक कराना एक अलग बात है, लेकिन गलत एपिक नंबर से जो चुनाव हुआ उसको कैसे ठीक कराओगे? चुनाव नतीजे को कैसे बदलोगे? ये सवाल हम पूछ रहे हैं, ये सवाल जनता जानना चाह रही है कि गलत एपिक नंबर से जो चुनाव हुए उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो चुनाव आयोग के स्वीकार करने के बाद ये मामला बड़ा है हुआ है। और अब भी जो तृणमूल कांग्रेस सवाल उठा रही है, तृणमूल कांग्रेस सवाल क्यों उठा पा रही है? इसका कारण यह है कि आधार नंबर को जो इससे जोड़ा गया एक वोटर आईडी से, तो अब जब हम आधार नंबर से जोड़ने जाते हैं तो वहां पर एपिक नंबर ऑलरेडी वोटर का पड़ा हुआ होता है दूसरे का, तो जोड़ने में दिक्कत आती है। तब ये बात पहचान होनी शुरू हुई है कि हम आधार नंबर से जैसे जोड़े तो मेरे यूपीआई नंबर तो जो एपिक नंबर जो है वो कोई और ले रखा है। ये बात उजागर हो रही है। इस चीज को, चूंकि पश्चिम बंगाल में सत्ता में है तृणमूल कांग्रेस, तो वो इसको एक सिस्टमाइज तरीके से बहुत सारे उदाहरण को वो पैदा कर सकी है। लेकिन जहां सत्ता में नहीं है, जहां अलर्ट नहीं है ऑपोजिशन, वो इस मामले में पीछे रह गया। ये फैक्ट भी सामने आ रहा है। इसके बाद वो 99% चार्ज रहना ईवीएम का इस्तेमाल हो जाने के बावजूद इसका जवाब कहां है? क्यों चुप है चुनाव आयोग? इस पर बोलता क्यों नहीं है? इसके बाद कोई बात नहीं, दोबारा जोड़ते हैं, प्रेम कुमार जी को जोड़ेंगे। चरण का टंडन जी, हाँ जी, प्रेम कुमार जी मैं कह रहा था कि जो लोकसभा चुनाव के दौरान 11 दिन बाद ये बताया गया था कि कितना वोट प्रतिशत हुआ, या इवन चुनाव के बाद आखिरी चरण का बताया गया था, इसका क्या कारण था? ये जनता के सामने कोई जवाब नहीं आया। जो 48 लाख वोट की बात है, जो जोड़े जाने के बाद, जो 5 बजे के बाद में 75 लाख वोट गिने गए महाराष्ट्र में, वो सवाल, उसका भी उत्तर नहीं मिल रहा है। वो मरकड़वाड़ी गांव के लोग जो कह रहे हैं कि हमने अमुक उम्मीदवार को वोट दिया और पड़ा हुआ दिख नहीं रहा है, वो उस सवाल का जवाब। तो ये सारे प्रश्न इस रूप में खड़े हुए हैं कि भाई, जैसे राहुल गांधी ने कहा कि हमें इंडिया गठबंधन को जितना वोट लोकसभा चुनाव में मिला उतना ही महाराष्ट्र में, उतना ही वोट विधानसभा चुनाव में भी मिला, तब हम क्यों हार गए? और इवन लोकसभा चुनाव भी का उपचुनाव भी हुआ था विधानसभा के दौरान, तो जिस लोकसभा सीट पे चुनाव हुआ था वहां पर कांग्रेस जीत गई, लेकिन वहां की सारी विधानसभा सीट कांग्रेस हार गई। ये जो जादू हुआ, तो ये उन जोड़े हुए वोटों से हुआ, यानी दूध में ऊपर से पानी मिलाया गया और उसका वॉल्यूम बढ़ा दिया गया। तो पानी वाला दूध से जो नतीजा निकला है, उस नतीजे को हम कैसे स्वीकार करें? तो ये पूरा चुनाव धांधली अब एस्टैब्लिश्ड हो रहा है। इसको संवैधानिक और न्यायोचित तरीके से एस्टैब्लिश करने की जरूरत है, ताकि ये पूरा चुनाव पूरे देश का रद्द करके एक साथ कराने की जरूरत है। यहां पर बात जाएगी, कोई सरकार वैध नहीं है, क्योंकि सारे गलत तरीके से चुनाव हुए हैं। यहां पर बात को ले जाने की आवश्यकता है और यहीं पर बात जाएगी। ये उसी दिशा में बढ़ रहा है, इसीलिए सबके होश उड़े हुए। और एक बार जब जाती है तो चुनाव को चोरी करे, सरकार अवैध है, हमारे गलत, हम जिनको वोट देना चाहते थे उनको वोट नहीं पड़ा,
उन हमारे वोट से बनी सरकार नहीं है, ये दूध में पानी मिला करके एक अलग किस्म से बहुमत जो बनाया गया है उसकी सरकार है। जी बिल्कुल बिल्कुल। प्रशांत जी क्या कहेंगे इस पे, क्योंकि चुनाव आयोग पर अगर अब बीजेपी के नेता भी कहें कि एक ही एपिक नंबर के 8,000 से ज्यादा वोटर्स हैं, वो भी बंगाल में, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ तो है। वो बंगाल है और वहां सरकार जो है वो ममता बनर्जी की है, यानी विपक्ष की सरकार है। तो अब सत्ता पक्ष जो केंद्र में बैठा हुआ है उसको भी वहां गड़बड़ियां दिखाई दे रही हैं, लेकिन गड़बड़ियां सत्ता पक्ष को महाराष्ट्र में या हरियाणा में या दिल्ली में या दूसरे राज्यों में दिखाई नहीं दी, या चुनाव जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें दिखाई नहीं दी, ये भी कहा जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि अब ओडिशा में बीजू जनता दल ये भी कह रहा है कि चुनाव में गड़बड़ी है और इसकी जांच कैग के थ्रू करवाई जाए, ऑडिट कैग करे। राजीव जी, ऑडिट की सीएजी करे या कोई और करे, लेकिन ऑडिट ज़रूरी है। 3-4 चीज़ें हैं जिसको मैं रखना चाहता हूँ, क्योंकि एक बात तो तय है कि जिस तरीके के सवाल खड़े हुए हैं उससे बड़ा स्पष्ट एक संकेत मिलता है कि कोई राष्ट्रव्यापी नेटवर्क, बड़ा घोटाला इलेक्शन मैनिपुलेशन में कई साल से चल रहा है, जो कि उजागर नहीं हुआ है। तो पहली काम है कि उसको उजागर करना। दूसरा कि जैसे आपने कहा कि टाइम अभी है हमारे पास, तो टाइम दो है, एक तो बिहार इलेक्शन तक का टाइम है और दूसरा 2029 की लोकसभा के लिए भी हमारे पास अभी 4.5 साल हैं। तो हम बड़े फैसले कर सकते हैं इलेक्शन कमीशन के साथ मिलके। पहली चीज़, 2029 का इलेक्शन पेपर ट्रेल की काउंटिंग से रिजल्ट डिक्लेयर हो, ना कि ईवीएम के काउंट से हो। ये पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्शन कमीशन से मनवाना पड़ेगा, चाहे सुप्रीम कोर्ट के रास्ते से, चाहे पार्लियामेंट के रास्ते से, चाहे वो एजिटेशन के रास्ते से, चाहे बातचीत के रास्ते से। सो अभी इलेक्शन कमीशन के पास टाइम है, 4.5 साल टाइम है। आप मशीनें खरीदें, आप उसका इंतज़ाम करें, लेकिन 2029 में हर कंस्टिट्यूंसी का रिजल्ट जो पेपर ट्रेल है उसकी काउंटिंग का इंतज़ाम करें, उसकी काउंटिंग से रिजल्ट डिक्लेयर हो, ना कि ईवीएम के काउंट से। नंबर 1। नंबर 2, अभी 6 महीने का टाइम है। 6 महीने का टाइम बहुत बड़ा टाइम होता है। 6 महीने में पूरे देश में सेंसस हो जाता है। पूरे इलेक्टोरल रोल का ऑडिट करें, रिवीजन करें, इसमें टेक्नोलॉजी लगाएं, इसमें कंप्यूटर्स लगाएं, इसमें एआई की मदद लें, इसमें मैनुअल मदद लें, स्टेट गवर्नमेंट्स की एम्प्लॉयज़ की मदद लें, पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ मिल के ये काम करें कि इलेक्टोरल रोल की सफाई 6 महीने में हो, कि जो डुप्लीकेट इलेक्टोरल रोल्स हैं वो इसमें से निकाले जाएं। ये 2 काम इलेक्शन कमीशन को करने चाहिए। उसके अलावा जो 3-4 काम और जिसकी वजह से सवाल खड़े होते हैं, एक जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि लेवल प्ले फील्ड, जो आर्टिकल 324 के तहत इलेक्शन कमीशन को मैंडेट है, वो निष्पक्ष चुनाव का है। निष्पक्ष चुनाव तब तक नहीं हो सकता जब तक कि लेवल प्ले फील्ड नहीं होगा, समानता का अधिकार नहीं होगा। एक निर्दलीय उम्मीदवार है, सत्ताधारी पार्टी का उम्मीदवार है, विपक्ष का उम्मीदवार है, बड़ी पार्टी का उम्मीदवार है, छोटी पार्टी का उम्मीदवार है। चुनाव के मैदान में सब बराबर होने चाहिए। तो ये इलेक्शन कमीशन को करना है कि कैसे लेवल प्ले फील्ड तैयार हो, समान अधिकार की का सिद्धांत लागू हो। दूसरी चीज़ कि जो पैसे का खर्चा है, बड़ा घोटाला कहाँ होता है लेवल प्ले फील्ड की अगर मैं बात कर रहा हूँ, एक कैंडिडेट है, उसको प्रधानमंत्री मोदी या राहुल गांधी या कोई बड़ा नेता हेलीकॉप्टर से जाके प्रचार करता है। एक छोटी पार्टी के व्यक्ति के, छोटी पार्टी के कैंडिडेट के पास हेलीकॉप्टर नहीं है, तो जो खर्चा हेलीकॉप्टर का है वो भी उसके कैंडिडेट के खर्चे में ही जोड़ा जाए जी। ये अभी तक नहीं होता है। पॉलिटिकल पार्टी खर्चा अलग है। और मैंने, आप लोगों ने सबने नरेंद्र मोदी की या बड़े नेताओं की पॉलिटिकल रैलियां देखी होंगी, 50-50, 100-100 करोड़ रुपये खर्चा होता है। आप सड़क पे खड़े हो जाइए, 1 घंटे तक बसें निकलती हैं, बड़ी बड़ी बसें और गाड़ियां हजारों, और उसमें कितना कितना इंतज़ाम और टीवी कैमरे सब। तो एक जो छोटा पार्टी है वो कैसे खर्च करेगी इतना पैसा? तो वो क्लब होना चाहिए कैंडिडेट के खर्चे पर।
उसी कैंडिडेट को उसके अंतर्गत आए मामला सब। दूसरा कि जो सिंबल की लोडिंग होती है, सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन मान चुका है इस बात को कि सिंबल की लोडिंग इलेक्शन कमीशन का व्यक्ति नहीं करता है, बाहर का आउटसाइडर करता है। वहीं से घपले की शुरुआत होती है कि अगर किसी कंप्यूटर पे, अगर हम माने कि ईवीएम भी एक कंप्यूटर है, उस कंप्यूटर पे किसी बाहरी सोर्स से, लैपटॉप से, पेन ड्राइव से, किसी बाहरी सोर्स से अगर सिंबल लोड हो रहे हैं तो उसके साथ कोई मैलवेयर, कोई सॉफ्टवेयर, कोई वायरस, कोई प्रोग्राम जा सकता है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप पिछले 5 साल का, 8 साल का, 10 साल का रिकॉर्ड न्यूज़ का देख लें, कहीं भी सोशल मीडिया पे, न्यूज़ में, सरकारी सोर्सेज से, जहाँ भी ईवीएम खराब होती है, वो खराब ईवीएम से कमल का फूल ही क्यों निकलता है। बिल्कुल। कभी साइकिल क्यों नहीं निकलती, कभी उसमें से तृणमूल कांग्रेस का कोई नहीं निकलता, कभी एआईए, कभी डीएमके का चुनाव चिन्ह कोई नहीं निकलता, कभी हाथ का पंजा कोई नहीं निकलता। हमेशा कमल का फूल ही क्यों निकलता है खराब ईवीएम से। ये संदेह पैदा करता है कि कहीं कोई बड़ी टेक्नोलॉजी के लेवल पे गड़बड़। तो एक टेक्नोलॉजी के लेवल पे गड़बड़ ईवीएम का मामला, दूसरा कि जो पेपर ट्रेल की काउंटिंग है, एक राष्ट्रीय ऑडिट हो इलेक्टोरल रोल का, जितने भी आप 70 करोड़ 65 करोड़ मतदाता सूची है उसकी सफाई हो। सवाल खड़े होते हैं, चाहे अरविंद केजरीवाल की सीट में से मतदाता गायब हो गए थे, चाहे आप नरेंद्र मोदी की बनारस की सीट में भी ये सवाल खड़े हुए थे। महाराष्ट्र का हम जानते हैं कि 5 महीने में 39 लाख मतदाता जुड़ गए। 5 महीने में 39 लाख मतदाता कहाँ से आ गए। या जिस तरीके से रात के 8 बजे के बाद काउंटिंग के 12-10 घंटे पहले हरियाणा में लाखों मतदाता जोड़े गए, ये कहाँ से आ जाते हैं जी। तो ये सारे सवाल हैं। इसको मैं रिकैप कर दूं कि 2029 का चुनाव परिणाम पेपर ट्रेल की काउंटिंग से हो, 6 महीने का टाइम लेके पूरे इलेक्टोरल रोल की जो है वो सफाई हो, उसका ऑडिट हो, उसका रिवीजन हो, उसमें से बोगस नाम निकाले जाएं और एक ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया को स्थापित किया जाए। इलेक्शन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट में वो जो कानून बना था, जो सुप्रीम कोर्ट का कानून था, उसको लागू किया जाए, इस कानून को निरस्त किया जाए। ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, तब जाके आप इलेक्शन को आप मान सकते हैं कि फेयर इलेक्शन हो रहा है। अदरवाइज इलेक्शन तो देखिए नॉर्थ कोरिया में भी होते हैं, इलेक्शन रूस में भी होते हैं, चीन में भी होते हैं, वहाँ भी चुनाव आयोग होता है, तो उन इलेक्शन कोई मतलब नहीं है। तो वैसे ये बनाना रिपब्लिक अगर बनाना है तो ये बनाना रिपब्लिक के लक्षण है जिस तरीके से चुनाव हो रहा है। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बनाना रिपब्लिक की ओर क्या हम बढ़ रहे हैं, एक बड़ा सवाल है। लेकिन चुनाव आयोग के ऊपर अगर इतने सारे आरोप लग रहे हैं, संसद के अंदर संसद के बाहर लगातार बातें हो रही हैं और बहुत सारे प्रूफ दिए जा रहे हैं, प्रमाण दिए जा रहे हैं। इस बीच चुनाव आयोग ने चिट्ठी लिखी है तमाम पार्टी के अध्यक्षों को, प्रमुख नेताओं को कि 30 अप्रैल यानी अगले महीने की आखिरी तारीख तक आप सुझाव दीजिए कि चुनाव आयोग कैसे मजबूत हो। जरा आना चाहता हूं सुनील शुक्ला जी आपके पास। सुनील जी, कैसे देखा जाए चुनाव सुधार की बात? अब चुनाव में धांधली हुई है, वोटर लिस्ट के जरिए ज्यादा धांधली हुई है या ईवीएम के जरिए हुई है, ये तो चुनाव आयोग बताएगा। लेकिन जो खबरें आ रही हैं उन खबरों के आधार पर तो ये साफ समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। तभी तो एपिक नंबर एक ही तरह के और एक ही परिवार में एक ही माता पिता के 48 बच्चे अगर दिखाए जा रहे हैं तो क्या मतलब माना जाए, क्या माना जाए? सुनील शुक्ला जी का वीडियो डाउन है, जरा मैं कहूँगा कि दोबारा जुड़ें। तब तक इसी सवाल के साथ अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास आना चाहता हूँ। अमलेंदु जी, कैसे देखा जाए इसको? देखिए राजीव जी, ये घपला बड़ा है और ये सामने आ गया है और चुनाव आयोग ने इसको स्वीकार भी कर लिया है, परोक्ष रूप से स्वीकार किया है लेकिन स्वीकार कर लिया है। जब आपने ये मान लिया कि आपने सोशल मीडिया पर कुछ इस तरह की चीज़ें देखी कि एक ही एपिक नंबर पे कई लोग हैं, और उसके बाद चुनाव आयोग को ये स्पष्टीकरण जारी करना पड़ा कि वो जो उनका ER नोट करके एक प्रोग्राम है
उसमें गड़बड़ी की वजह से ये चीज़ें हुई हैं और एक ही एपिक नंबर कई राज्यों में चला गया है। ये चुनाव आयोग ने राजीव जी अपनी विज्ञप्ति में साफ तौर पर कहा। हालांकि उसने सफाई दी कि इससे मतदाता 2 जगह वोट नहीं डाल सकता, चूंकि वो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में नंबर गया है। हालांकि उसको भी लेकर कांग्रेस ने आपत्ति दर्ज की कि जो ये एपिक नंबर यूनिक होता है और ये जिस तरीके से इसका आवंटीकरण होता है तो उस आवंटन में ये डुप्लीकेट हो ही नहीं सकता है, तो ये जानबूझकर किया गया है। अब लड़ाई राजीव जी यहाँ पर चुनाव आयोग का कहना यह है कि ऐसा हुआ है लेकिन गलती से हुआ है। विपक्ष का कहना यह है कि ये हुआ है और ये गलती से नहीं हुआ है, ये जानबूझकर किया गया है, चूंकि चुनाव आयोग ने 10 वर्षों तक ये गलती स्वीकार ही नहीं की कि इस तरीके का कोई घपला भी हो रहा है। और विपक्ष की तरफ से जब भी इस पर सवाल उठाए गए, चुनाव आयोग की तरफ से चिट्ठियां लिखकर और बहुत भद्दी भाषा में चिट्ठियां लिखकर ये कहा गया कि आप तो झूठ बोल रहे हैं, इस तरीके के आरोप लगे। तो राजीव जी इसका मतलब साफ तौर पर यह कि जब आपने 10 वर्षों तक इस बात को स्वीकार नहीं किया कि इस तरीके की कोई गड़बड़ी है भी, और जब ममता बनर्जी ने सबूतों के साथ कहा कि ऐसा हो रहा है और अगर 24 घंटे में आपने इसको नहीं माना तो हम धरना देंगे चुनाव आयोग पर, उसके बाद चुनाव आयोग इसको स्वीकार करता है। तो यही सवाल राजीव जी विपक्ष की तरफ से उठाया जा रहा है। कीर्ति आजाद जो कह रहे थे या कल्याण बनर्जी जो कह रहे थे या सागरिका घोष जो कह रही हैं, सब लोग यही बात कह रहे हैं कि भाई आपने अभी तक इस बात को माना ही नहीं था कि इस तरीके का कोई घपला हो सकता है। अब आप कह रहे हैं कि आपने इसको स्वीकार कर लिया कि वो किसी गड़बड़ी की वजह से हुआ और 3 महीने में आप इसको ठीक कर लेंगे। भाई तो आखिर वो कौन सी जादू की छड़ी है कि जो काम आप 10 साल में नहीं कर पाए उसको आप 3 महीने में सही कर लेंगे। तो इसलिए राजीव जी इस पर सवाल उठाएं। अब 3 महीने का समय जो बार बार राजीव जी बात आ रही है, यहाँ देखिए आपको याद होगा अभी जो दिल्ली हाईकोर्ट में मामला पहुंचा और दिसंबर में वो याचिका दायर हुई थी रणदीप सिंह सुरजेवाला की तरफ से कि 2009 से लेकर और 2024 तक के सब वोटर लिस्ट हरियाणा की उनको दी जाए। उस पर चुनाव आयोग ने पहले 3 महीने तक जवाब नहीं दिया और 3 महीने बाद जब जवाब दिया तो ये कहा कि हम अगले 3 महीने में ये बताएंगे हमें इस पर क्या एक्शन लेना है। और राजीव जी इसके बाद जब यह मसला आया तो अब चुनाव आयोग कह रहा है कि हम 3 महीने में गड़बड़ियां ठीक कर लेंगे। यानी ये गड़बड़ियां जब ठीक कर ली जाएंगी 3 महीने में, तब 3 महीने बाद रणदीप सिंह सुरजेवाला को वो वोटर लिस्ट दे भी दी जाएगी, चूंकि तब तक वो गड़बड़ियां ठीक की जा चुकी होंगी। अब यहाँ एक व्यवस्था का प्रश्न राजीव जी ये है कि अगर मान लीजिए ये 40 लाख वोट जैसा कहा जा रहा है महाराष्ट्र में हुआ, तो ये अगर सिर्फ महाराष्ट्र में ही 40 लाख वोट हैं और इसी तरीके से 40 लाख वोट हरियाणा में और गुजरात में और उत्तर प्रदेश में भी अगर इस तरीके का है, तो क्या 2019 और 2024 में बनी हुई मोदी जी की सरकार अवैध है? इसी तरीके से 1 करोड़ वोटों के हेराफेरी से बनी हुई सरकारें हैं। अगर इस तरीके का है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? चुनाव आयोग इसकी कोई जिम्मेदारी लेगा या नहीं लेगा? मान लीजिए ये 40 लाख वोट जो सवाल उठाया जा रहा है महाराष्ट्र को लेकर, ये बात सही निकलती है और ये 40 लाख वोट पकड़े जाते हैं और चुनाव आयोग अगर राजीव जी ठीक करके भी अगर दे देता है वोटर लिस्ट और उस वोटर लिस्ट में वो 40 लाख वोट अगर कम हो जाते हैं, तब चुनाव आयोग इसको किस तरीके से जस्टिफाई करेगा कि आपने जब चुनाव करवाया था तब आपकी वोटर लिस्ट में 40 लाख वोट ज़्यादा थे और जब आप 6 महीने के बाद वोटर लिस्ट दे रहे हैं तो आपके उसमें 40 लाख वोट कम हो गए। तो विपक्ष के आरोप स्वतः सत्य हो जाएंगे। इसलिए राजीव जी चुनाव आयोग को जो हुआ है उसको स्वीकार करना चाहिए और कहना चाहिए कि हाँ गड़बड़ियाँ हुई हैं और अगर गड़बड़ियाँ हुई हैं तो फिर हरियाणा, दिल्ली और महाराष्ट्र के चुनाव रद्द किए जाएं, केंद्र का भी चुनाव रद्द किया जाए और फिर नए सिरे से चुनाव हो, साफ वोटर लिस्टों से चुनाव हो। ये बड़ा मसला बन रहा है। और राजीव जी जिस तरीके से अब ये मसला उठाए, अब आप सड़क पर निकलते हुए किसी आम आदमी से राजीव जी ये बात कर लीजिए, वो सीधे सीधे छूटते कहता है कि हमने तो वोट दिया नहीं था बीजेपी को, ये सरकार कहाँ से बना रही। ये एक आम भावना लोगों के अंदर बढ़ती चली आ रही है और इस तरीके की भावना अगर आम जन में हो रही है तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत ज़्यादा घातक है। और चुनाव आयोग को सिर्फ अपनी प्रतिष्ठा नहीं बचानी है, चुनाव आयोग को इस लोकतंत्र की प्रतिष्ठा बचानी है कि जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, अगर उसकी पूरी चुनावी प्रक्रिया के ऊपर इस तरीके से मन में संदेह पैदा हो रहे हैं तो ये न देश के लिए ठीक है और न दुनिया के लिए ठीक है। इसलिए चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनती है कि विपक्ष ने जो सवाल उठाए हैं खुलकर उस पर जवाब दे। अब जो कहा जा रहा है कि साहब वो आप 30 अप्रैल तक जो है वो सुझाव दे दीजिए और इस पर सवाल उठ रहे हैं कि भाई जब हम आपको समय कह रहे थे कि आप ये कर लीजिए, ठीक कर लीजिए, तब आपने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। अब आप कह रहे हैं कि साहब 30 अप्रैल तक सुझाव दे दीजिए, तो जो सुझाव दिए जाएंगे क्या आप उस पर काम करेंगे? अगर सुझाव ये आता है कि पेपर ट्रेल जो है वीवीपैट का उसकी काउंटिंग हो तो क्या आप करा लेंगे?
सुझाव तो ये आएगा, जाहिर सी बात है। अगर ये सुझाव आता है कि आप ईवीएम मशीन का डाटा डिलीट नहीं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है 45 दिन तक आपको वो डाटा रखना है, और जैसा कि हुआ राजीव जी बारामती में, योगेंद्र पवार ने 9 लाख रुपए के आसपास जमा कर दिया वीवीपैट मशीनों की काउंटिंग कराने की, रिकाउंटिंग कराने के लिए, उसकी जाँच कराने के लिए। तो कहा गया कि वो डाटा तो हमने डिलीट कर दिया है, आप मॉक पोल के जरिए मशीन की चेक कर लीजिए। भाई चेक तो उसी को किया जाना था जिस पर पोलिंग हुई थी, तो आपने वो डाटा डिलीट क्यों कर दिया? सुप्रीम कोर्ट की भी अब मानना है। तो बहुत सारे सवालों को लेकर चुनाव आयोग सवालों के घेरे में है, और 70 सालों में राजीव जी ऐसा पहली बार हो रहा है कि वो संवैधानिक संस्था जिसके ऊपर लोकतंत्र का चुनाव पारदर्शी, स्वतंत्र और निष्पक्ष कराने की जिम्मेदारी है, सबसे ज्यादा सवाल उसके ऊपर उठ रहे हैं। और राजीव जी अब तो जैसा आपने बताया भी कि अब तो अमित मालवीय और सुकांत मजूमदार वो खुद जाकर मिलते हैं चुनाव आयोग से और बताते हैं कि साहब 13 लाख वोट जो है पश्चिम बंगाल में फर्जी हैं। अब ये किसने बनाए हैं, किसने नहीं बनाया, अगर इसको छोड़ भी दिया जाए राजीव जी, तो ममता बनर्जी ने जो आरोप लगाया उस आरोप की पुष्टि तो बीजेपी खुद कर रही है। तो अब चुनाव आयोग फिर क्यों नहीं मान लेता कि ये इस तरह की गड़बड़ियां हैं? तो अगर ये गड़बड़ियां हैं तो इस पर निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए, और निष्पक्ष, स्वतंत्र और पारदर्शी चुनाव के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि चुनाव आयोग इस पर सख्त कार्रवाई करे। अगर चुनाव आयोग की संलिप्तता इसमें नहीं है तब भी, और अगर संलिप्तता है तो बहुत बड़ा ये राजीव जी देश के साथ छलावा है, देश दो है। तो इसलिए जो है अब हो सकता है कि इसमें जो पिछले मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनको लेकर लगातार सवाल उठते रहते हैं। कल भी प्रियंका चतुर्वेदी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि राजीव कुमार जी के समय में तो हमें जवाब तक नहीं दिए जाते थे। और राजीव जी आपको याद होगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब चिट्ठी लिखी तो राजीव कुमार जी मुख्य चुनाव आयुक्त थे, चुनाव आयोग की तरफ से कितनी भद्दी भाषा में मल्लिकार्जुन खड़गे को चिट्ठी का जवाब दिया गया और एक तरीके से धमकी दी गई कि आपके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे कानूनी। इस तरह की चीजें हुई। तो अब जिस तरीके से बैकफुट पर आता हुआ चुनाव आयोग दिखाई पड़ रहा है, उससे ये साफ जाहिर होता है कि अब चुनाव आयोग को ये समझ में आ रहा है कि ये मामला तूल पकड़ चुका है। बीजेपी के ऊपर जो आरोप लगते हैं चुनाव आयोग से के साथ दुरवी संधि के, ये जनता के बीच मसला जा चुका है और इस पर कोई बड़ा जन आंदोलन खड़ा हो सकता है। तो शायद चुनाव आयोग बैकफुट पे आ रहा है और हो सकता है कि थोड़ा समय निकालना चाहता हो ताकि एक जन आंदोलन खड़ा ना होने पाए। राजीव जी जी बिल्कुल, जन आंदोलन खड़ा ना हो, और खड़ा करने की जरूरत विपक्ष को इसलिए है क्योंकि चुनाव में अगर धांधली होती रहेगी तो ये तय मानिए कि विपक्ष धीरे धीरे तमाम राज्यों से साफ होता जाएगा और पूरे देश में एक ही पार्टी का राज होगा, एक ही पार्टी का शासन होगा, और वो पार्टी है बीजेपी। क्योंकि चुनाव आयोग बीजेपी के लिए काम करता है, ये कई मसलों पे, कई मामलों पे और कई जगहों पे ये प्रमाणित होता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें महाराष्ट्र सबसे आगे है, हरियाणा है। ऐसे तमाम पिछले दिनों जो जिन राज्यों में चुनाव हुए हैं उन राज्यों की हम बात कर रहे हैं, लेकिन बिहार से ज्यादा आगे बंगाल क्यों निकल गया है? बंगाल में क्यों चुनाव की प्रक्रिया में धांधली वाली बात आ रही है सामने? क्यों एपिक नंबर को लेकर जो गड़बड़ियां हैं इसको भी समझना जरूरी है। जरा प्रेम कुमार जी आपके पास एक बार फिर आना चाहता हूं। जहां तक मुझे लगता है कि चूंकि बिहार में सत्ता पक्ष पर एनडीए काबिज है और वहां धांधली करने की जरूरत नहीं है, और अगर धांधली है भी तो उसको निकाल पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन चूंकि सत्ता पक्ष जो है वो वहां बंगाल में टीएमसी है, इसलिए वहां ये सारी चीजें खुल के आ रही हैं। बंगाल में अगले साल के मार्च में चुनाव है और बिहार में इस साल के आखिर में चुनाव है। बिहार पे भी फोकस रहेगा जब चुनाव आयोग अपनी बातें खासकर वोटर लिस्ट से लेकर तमाम चीजों में अगर सुधार कर ले तो अच्छी बात है, अगर नहीं सुधार तो शायद बिहार में भी ये मामला विपक्ष की तरफ से उठते हुए हम देखेंगे। लेकिन क्या चुनाव आयोग ये सब करता हुआ, अब जो नए चुनाव आयुक्त आ गए हैं प्रेम कुमार जी, ज्ञानेश कुमार जो आ गए हैं नए चुनाव आयुक्त, उनसे उम्मीदें की जाए कि चुनाव की धांधलियों को खत्म करने की दिशा में कुछ पहल वो करेंगे? देखिए राजीव जी, ये बात तो साफ है कि चुनाव जो बीते समय हुए हैं, शक लगातार गहरा होता गया है और अब पीड़ित पक्ष जो है, अपोजिशन तो आमतौर पर रहा, इसमें संख्या बढ़ती गई। कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना, समाजवादी पार्टी तमाम आए नजर आए, लेकिन अब बीजेपी भी पश्चिम बंगाल में खुद को पीड़ित बना करके पेश कर रही है। तो ये एक तरह से उस लड़ाई की जीत है जो चुनाव धांधली को लेकर के लड़ाई लड़ी जा रही थी। ये बात सबको समझ में आ रही कि चुनाव धांधली हो रही है, कौन कर सकता है,
तो सत्ता पक्ष के पास में सिर्फ चुनाव मतदान के दौरान धांधली का ऑप्शन नहीं होता है, क्योंकि बीते समय में कई बातें, कई मिथक टूटी हैं। होता था कि वोट जब हम डालते हैं ईवीएम में, तो ईवीएम का किसी से कनेक्शन नहीं होता है, ऑनलाइन कनेक्शन नहीं होता है, कोई हैक नहीं कर सकता है। उसमें वो बात आ गई कि नहीं, एक एक्स्ट्रा चीज भी होता है, जब सिंबल लगाते हैं तो उससे एक्स्ट्रा कनेक्शन होता है, ये बात भी सामने आई। फिर ईवीएम के को बदलने की भी बात आई। इसके अलावा नई चीजें शुरू हुई, वोटर डिलीशन, वोटर एडिशन, कभी वोट घटा के कभी बढ़ा करके, ये सारी चीजें आई। 99% वाली थ्योरी आई, सब कुछ सामने आया। तो सत्ताधारी दल के पास इसके अलावा भी उपाय होते हैं। वो जब मतदान, अभी देख रहे हैं कोर्ट में एक मामला गया हुआ है कि मतदान जो है थोड़े अंतर का होता है, तो उसमें डीएम अपने प्रभाव से कुछ वोटों को नहीं गिनने का आदेश दे देता है, कुछ वोटों को रद्द कर देता है। तो इस तरह से भी चुनाव प्रभावित होता है डीएम के लेवल से। उसका उदाहरण बिहार बना था पिछली बार, कई सीटों पर ऐसा हुआ था, हंगामा, देर रात तक रिजल्ट आए और उसमें गड़बड़ियां हुई थी, ये आरोप विपक्ष का है। तो ये होता है। इसके अलावा वोट डालते समय, आज चूंकि एआई का जमाना है, एआई से सेंट्रलाइज तरीके से पता चल जाता है जो सत्ताधारी दल को कि किस इलाके में किस किस्म के वोटर हैं, और वो वोटर अगर हमारे विरोध में है तो वहां पर वोट कैसे मतदान कम किया जाए उसका जुगाड़ करो, वहां वोटर को निकलने मत दो, ये भी हो रहा है। तो कई एक तरीके हैं चुनाव धांधली के। तो सत्ता में होने का एक बेनिफिट है, और इलेक्शन कमीशन पर तो सबसे बड़ा डाउट है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की संरचना ही सत्ताधारी दल के मनोनुकूल है। तो वो उनका आदमी बन करके बैठ जाता है। जब कोई इलेक्शन कमीशन का चीफ ही जब उनका आदमी और इनका आदमी होगा तो इलेक्शन कैसे सही से होगा, यह सवाल पैदा हो गया है। तो इसको देखते हुए इस पर बड़े हस्तक्षेप की जरूरत है। राजनीतिक तौर पर राजनीतिक दल बेचैनी पैदा करे, जनता बेचैन हो कि हमारे वोट्स कहीं जा रहे हैं, तब यह लड़ाई मुकाम तक पहुंचेगी। और हमें लगता है कि तथ्य जिस तरीके से सामने आने लगे हैं, तो यह लड़ाई जनता को निश्चित रूप से बेचैन कर रही है। अब इसको आंदोलन का रूप देना चाहिए। बिहार में चुनाव है तो सिर्फ बिहार के ही लोग न जगे, जहां चुनाव हो चुका है। उड़ीसा के लोग आज बेचैन हो रहे हैं ना, उड़ीसा बेचैन है, चुनाव बीत चुका है, वो क्या 5 साल इंतजार करेंगी? उड़ीसा बता रहा है कि जिंदा कौम है, हम 5 साल इंतजार नहीं करेंगे। तो आज देश को अगले 5 साल इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। 2019 में अगर जनता चेत जाती तो 2024 में ये बेईमानियां नहीं होती। 2019 से पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सरकार ने कहा था कि चुनाव आयोग ने कहा था, क्षमा कीजिए, कि इतने कम समय में हम वीवीपैट कैसे लागू करेंगे, टाइमिंग का हवाला दिया था। 2024 में उस बात को ही भुला दिया गया। अरे 24 में कौन सा समय आपके पास कमी थी? आपने क्यों नहीं वीवीपैट से उसका मतदान का मिलान कराया? तो उस बात को दूसरी बहस में घुमा दिया गया। आज एक बार फिर वीवीपैट बोलिए या फिजिकल वोटिंग बोलिए, वो बैलेट पेपर वाला, वहां पर लोग लौट रहे हैं कि हमको इस सिस्टम पर भरोसा नहीं है। यही बात तो लंबे समय से कही जा रही है कि ये चुनाव की जो पद्धति है ये गोलमोल है, घटोल है, और पूरी दुनिया में कहीं नहीं चल रहा है, हमारे यहाँ डिस्कनेक्ट हो गए हैं। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ कह रहे हैं प्रेम कुमार जी, और उसमें भी चाहे वीवीपैट की बात हो या ईवीएम की बात हो। जी प्रेम कुमार जी। जी मैं कह रहा हूं, जब इतनी बड़ी संख्या में लोग असंतुष्ट हैं तो चुनाव आयोग को कहना चाहिए कि या तो हमको भंग कर दो, और नहीं तो हम हैं तो हमारे हिसाब से चुनाव कराने दो, हम बैलेट पेपर से कराएंगे। लेकिन चुनाव आयोग में ये बोलने की जुबान आए, इसकी व्यवस्था करनी हिम्मत नहीं है चुनाव आयोग के पास, इतनी हिम्मत नहीं दिखाएगा प्रेम कुमार जी चुनाव आयोग। आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? राजीव कुमार तो शेरो शायरी में आपको हमको सबको भटका देते थे, बहुत ही घटिया, बहुत ही गंदी शायरियाँ सुनाया करते थे वो, और वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में।
और अब आप उम्मीद करेंगे कि ये जिम्मेदारी उठाए चुनाव आयोग और कहे कि हमको भंग कर दो या कहे कि हम निष्पक्ष चुनाव करवाना चाहते हैं? जी की आवाज नहीं आ रही। राजीव जी, हम यही उम्मीद करेंगे कि चुनाव आयोग में वो दम पैदा हो कि वो बोले कि हमें विघटित कर दो। अगर हमारे हिसाब से चुनाव नहीं होगा, वो दम कैसे आएगा? यही तो लड़ाई लड़नी है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये बहुत वाजिब बात है और इम्पोर्टेंट लड़ाई लड़ने वाली बात आप बता रहे हैं। ये विपक्ष को आगे आना होगा और चुनाव आयोग को भी इतनी हिम्मत दिखानी होगी कि उसके ऊपर वह भंग करने की जरूरत नहीं है। जो लोग बैठे हुए हैं वही उतनी हिम्मत दिखा दें, थोड़ा सा अपने आप को ले आए उस जगह पे जहां ईमानदारी बरतने की जरूरत है, उतना कर लें। और जो लोग उनसे गड़बड़ियां कराने की कोशिश कर रहे हैं उनको वो मना करना शुरू कर दें, तभी इस देश का भला हो सकता है। लेकिन प्रशांत टंडन जी, चुनाव आयोग की हम बात कर रहे हैं, ऊपर लॉजिकल बातें अपनी हो रही हैं। चुनाव आयोग की बात आज एक बार फिर इसलिए हो रही है क्योंकि चुनाव आयोग एक तरफ चिट्ठियां लिखता है पार्टियों को और दूसरी तरफ चुनाव आयोग के ऊपर बहुत सारे सवाल उठते हैं। और सवाल चूंकि बीजेपी के नेता भी उठा रहे हैं, सवाल बीजेडी के नेता भी उठा रहे हैं, तो बात बहुत दूर तक जा चुकी है, ये साफ दिखाई दे रहा है। कैसे इस पर दूसरी बार आपके पास फिर आ रहा हूं समीक्षा के लिए, कैसे देखा जाए? क्या चुनाव आयोग से ये उम्मीद की जाए जो उम्मीद यहां पर प्रेम कुमार जी लगा रहे हैं, बता रहे हैं? देखिए राजीव जी, पहले जैसे मैंने कहा कि इलेक्टोरल रोल रिवीजन, पेपर ट्रेल की काउंटिंग, वीवीपैट की काउंटिंग, ये जो तमाम सारे और इश्यूज हैं, बंच ऑफ रिफॉर्म्स आइडेंटिफाइड हों। 30 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन ने पॉलिटिकल पार्टीज को जवाब देने का टाइम दिया है और दूसरे स्टेक होल्डर्स को भी। 30 तारीख तक ये तय हो जाए कि किन किन मुद्दों पर रिफॉर्म्स करने हैं। जैसे एक एग्जांपल आपको देता हूँ, मैं टीएन सेशन के ज़माने की बात करता हूँ कि सेशन साहब के सामने एक समस्या आई। समस्या ये थी कि जो उस वक्त बैलेट पेपर्स चुनाव होते थे, पोलिंग होती थी, कि तमाम जो दबंग लोग होते थे वो पता कर लेते थे कि उस फलाना गांव में, फलाना मोहल्ले में, फलाना इलाके में हमको वोट नहीं मिला। वो जाके वहाँ पे मारपीट करते थे या गुंडागर्दी करते थे। टीएन सेशन ने क्या किया? टीएन सेशन ने वो सारे बैलेट पेपर को एक बड़े से ड्रम में वो मिक्स करवाते थे और उसके बाद उनके 100 के बंडल बनते थे। उसके बाद काउंटिंग शुरू होती थी। तो 12 बजे तक काउंटिंग के दिन यही काम होता था। 12 बजे के बाद काउंटिंग होती है, तो फिर क्योंकि बंडल बन चुके होते थे तो काउंटिंग बहुत फास्ट होती थी। शाम के 6-7 बजे तक नेशनल लेवल के ट्रेंड आ जाते थे। अब इसी बात को मैं ईवीएम से जोड़ना चाहता हूँ। ईवीएम में एक सीरियल नंबर चलता है, वो सीरियल नंबर पोलिंग बूथ से लेकर काउंटिंग तक जाता है। उसी का बैटरी लेवल भी चेक करते, जो कभी कभी सवाल उठते बैटरी को। अब सत्ताधारी पार्टी हो चाहे विपक्ष हो, उनका पोलिंग एजेंट भी है, काउंटिंग एजेंट भी है, उसके पास फॉर्म 17C भी है। वो फॉर्म 17C से मिलान कर रहा है कि ये ईवीएम मशीन इस पोलिंग बूथ पे लगी थी, इस पोलिंग बूथ में ये मोहल्ले आते हैं, इनके घर हैं। 1500 1100 वोट होता है एक ईवीएम में, तो 1100 1200 1500 वोट का हिसाब करना बड़ा आसान है। तो वो काउंटिंग के वक्त पता चल जाता है कि ये ईवीएम वहाँ लगी हुई थी। ये जो पूरा एक धंधा चल रहा है मतदाताओं को खरीदने का, पैसा कैश, और कैश खर्च किया तो उसका मिलान भी हो रहा है कि वो कैश खर्च किया तो वोट मिला कि नहीं मिला जी। तो ये जो मल्टीपल लेवल, उसके बाद आप देखिए कि जो इलेक्शन शेड्यूल किस तरीके से बनते हैं कि कहीं 8 फेज पे इलेक्शन हो रहा है, छोटे छोटे राज्यों में 4 फेज में हो रहा है, बड़े राज्य में 1 फेज में हो रहा है। तमिलनाडु में 1 फेज में हो जाएगा इलेक्शन, क्योंकि वहाँ बीजेपी का स्टेक्स नहीं है। लेकिन जहाँ बीजेपी का स्टेक है वेस्ट बंगाल में, वहाँ 7 फेज में होगा चुनाव। ये जो इलेक्शन कमीशन की मनमानी है,
इसका कोई सिस्टम नहीं है। मतलब उनका मन है कि हरियाणा में हम इतने फेज में करेंगे, फलाने ने कह दिया कि हरियाणा का पोलिंग में ये फलाना त्यौहार आ रहा है तो उसको हम पोलिंग डेट और काउंटिंग डेट बढ़ा देंगे। ये जो मनमानी चल रही है कि हम ऐसे कर लेंगे, जैसे मालूम पड़ रहा है कि खोमचा लेके बैठे हुए दुकान है इनकी। भाई दुकान नहीं, ये संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था एक पारदर्शी तरीके से संविधान के अनुरूप काम करे कि उसका कोई रूल्स रेगुलेशंस होंगे ना। आप देखिए कि बंगाल में 7 फेज में क्यों होगा, तमिलनाडु में 1 फेज में क्यों हो जाएगा। ये जो तरीके हैं इलेक्शन कमीशन के मनमानी तरीके, ये बंद होने चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बंच ऑफ रिफॉर्म्स। अब आप देखिए अरुण गोयल साहब ने इस्तीफा दिया था, आपको याद होगा, हम लोगों ने पॉडकास्ट भी किया था। अरुण गोयल साहब ने इस्तीफा क्यों दिया था? इनकम टैक्स अधिकारियों को लगाया जा रहा था उसके पीछे, पॉलिटिकल पार्टीज के पीछे। ये जो लेवल प्ले फील्ड में डिस्टर्बेंस होता है, एजेंसीज को लगाने का काम, सीबीआई को लगाने का काम, विपक्षी नेताओं को लगाने का काम। अभी आप देखिए छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल का ये काम हो रहा है, सब जगह ये काम होता है कि जैसे अभी आप देखिएगा बिहार का इलेक्शन आएगा, तुरंत बिहार का इलेक्शन बाद में अनाउंस होगा, ईडी वहाँ पहले पहुँच जाएगा जी। तो ये जो इलेक्शन कमीशन के का जो पूरा काम है, उसमें लेवल प्ले फील्ड को इनहेरेंट इनबिल्ट करना होगा कि एजेंसीज का इस्तेमाल कैसे होगा, मनी ट्रेल कैसे रोकी जाएगी, वीवीपैट का काउंटिंग होगा। क्योंकि आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा था, सुप्रीम कोर्ट में सवाल आया तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आप वीवीपैट की काउंटिंग किसी क्यों नहीं डिक्लेयर कर सकते हैं रिजल्ट, तो कह रहे हैं उसका पेपर ऐसा नहीं होता इसको काउंट कर पाए हम। ये कोई तुक है? ये कोई आर्गूमेंट सुप्रीम कोर्ट में देने का? पेपर ट्रेल फिर आपने रखा क्यों है? जब आप उसकी काउंटिंग नहीं कर सकते हैं तो पेपर ट्रेल रखा क्यों है? और मैं पेपर ट्रेल कोई काउंटिंग की बात क्यों कर रहा हूँ कि देखिए अब काउंटिंग टीएन सेशन के समय में हाथ से काउंटिंग होती है। अब काउंटिंग मशीन्स हैं, जो मशीन नोट को काउंट करती है, कभी गलत नहीं काउंट करती, बैंक उसी पर आपको देता है ना पैसे काउंट करके। एटीएम कभी ऐसा हुआ है कि एटीएम में आपको 2 नोट कम दे दियो या 4 नोट ज़्यादा दे दियो? कभी नहीं होता ऐसा। तो ये जो काउंटिंग मशीन्स हैं उसको लगा के आप काउंटिंग कर सकते हैं, उसमें डिले कहाँ होगा। तो ये बंच ऑफ रिफॉर्म्स हैं जिसके बारे में इलेक्शन कमीशन को एक पेपर रिलीज़ करना चाहिए कि ये रिफॉर्म्स हम सोच रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी ये सजेस्ट करें और ये एक साथ बंच ऑफ रिफॉर्म्स लागू हों, जिसमें कि पेपर ट्रेल की काउंटिंग हो, जिसमें कि लेवल प्ले फील्ड की बात हो, जिसमें ईवीएम का जो सिंबल लोड करते हैं उसका सलूशन हो। ये तमाम सारी बातें एक साथ होनी चाहिए। और सबसे ज़रूरी काम कि इलेक्टोरल रोल की सफाई, वो 6 महीने का टाइम है, वॉर फुटिंग पे पूरे देश में ये काम हो जाना चाहिए। जी, इलेक्टोरल रोल की सफाई बहुत ज़रूरी है और यानी मतदाता सूची जो है उसको लेकर एक पूरे देश में एक तरफ तो जनसंख्या की गिनती होनी चाहिए जो अभी तक नहीं हुई है। 2021 के बाद से, चलिए ठीक है पेंडेमिक का साल था, 2021, 20 और 21 नहीं हो पाया, लेकिन 22, 23, 24 और 25वां लगभग एक क्वार्टर निकल चुका है। इसके बाद भी यानी 2025 और उसके बाद भी अगर आप इधर जनसंख्या की गिनती नहीं कर रहे हैं यानी जनगणना नहीं करवा रहे हैं, सेंसस जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, वो नहीं करवा रहे हैं, और दूसरी तरफ आप जब वोटर लिस्ट की बात है, वोटर लिस्ट को आधार कार्ड से जोड़ने की बात, ये यहाँ तक, और आधार से जोड़ रहे हैं, गड़बड़ियाँ कुछ और कर रहे हैं। यहाँ एपिक नंबर, एक ही परिवार में एक ही माता पिता के 48 बच्चे दिखा दे रहे हैं, एक ही बिल्डिंग में 7000 नए अगर वोटर्स आ जाते हैं, और उसके प्रमाण राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया था, प्रमाण दिया गया है, प्रूफ दिया गया है। अगर शिरडी की बिल्डिंग की, शिरडी, जी बिल्कुल शिरडी की बिल्डिंग, दिल्ली में राजीव जी एक वीपी हाउस है जहाँ 1 कमरे या 2 कमरे के ट्रांजिट फ्लैट है, जब वो नए एमपी आते हैं या अधिकारियों के, विठल भाई पटेल हाउस। जी जी, वो 1 कमरे या 2 कमरे के फ्लैट होते हैं। उस फ्लैट में 70 लोग, 70-80 मतदाता 2 कमरे के फ्लैट में,
ये कैसे हो सकता है? जी बिल्कुल बिल्कुल। 2 कमरे के फ्लैट में 70-80 मतदाता कैसे, आखिर गड़बड़ी क्या है, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। गड़बड़ी ये है कि जो खासकर वेस्ट बंगाल में कहा गया है, तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने कहा है कि आप गड़बड़ी ये कर रहे हैं कि एक ही एपिक नंबर का मतदाता हरियाणा में भी मिलता है, वही मतदाता गुजरात में भी मिलता है, वही महाराष्ट्र में भी मिलता है, और वही मतदाता अगर वेस्ट बंगाल और बिहार में भी मिलता है, तो कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। आप जो प्रशांत टंडन जी कह रहे हैं वही बात है कि आप मतदाता सूची को बिल्कुल क्लेरिफाई कर दीजिए। आप अगर गलतियां हैं, गड़बड़ियां हैं, तो उसको ठीक कर लीजिए जो मतदाता हैं वो, और उसके बाद वो अगर मोदी जी को दोबारा लाना चाहते हैं तो उसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। देश की जनता यही चाहती है, यही सही। जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे ने कह दिया कि डिक्टेटरशिप वाली बात यहां चल रही है, कहा ना कल राज्यसभा में, तो अगर ऐसी बात है तो वही सही, लेकिन कम से कम पारदर्शी तरीके से तो हो, ट्रांसपेरेंट तरीके से तो हो चुनाव। यहां चुनाव में धांधली साफ साफ दिखाई दे रही है, इसलिए यहां बार बार सवाल उठता है। और इसके बाद इस देश के मतदाताओं को, विपक्ष को, हम आप जैसे मीडिया के लोगों को अगर गुमराह करने की कोशिश हो रही है, चाहे वो चुनाव आयोग के जरिए हो या सत्ता पक्ष के जरिए हो, तो फिर यह गड़बड़ लगता है। अमलेंदु उपाध्याय जी क्या कहेंगे? बिल्कुल राजीव जी, ये गड़बड़ लगता है। और देखिए गड़बड़ियाँ किस स्तर पे हैं। अभी जैसे पश्चिम बंगाल का आपने कहा कि सुकांत मजूमदार और अमित मालवीय जो हैं वो चुनाव आयोग से मिले और उन्होंने बताया कि 13 लाख जो है वहाँ फर्जी वोट हैं। अब राजीव जी आपको ये भी याद होगा कि लोकसभा चुनाव से पहले शुभेंदु अधिकारी चुनाव आयोग से मिले थे और कहा था कि वो 48 फेज में वहाँ चुनाव कराया जाए पश्चिम बंगाल में, ये भी कहा गया, और 16 लाख वोट काट दिए जाएं। तो यही आरोप राजीव जी लग रहे हैं कि बीजेपी का एक नेता 7-7 हजार वोट काटने के लिए चुनाव आयोग को देता है, वो 7,000 वोट काट दिए जाते हैं, और एक ही व्यक्ति जो है वो 70 नाम बढ़ाने के लिए दे रहा है बीजेपी का, और वो नाम ऐड किए जा रहे हैं। तो यही आरोप थे कि आखिर चुनाव आयोग में एक्सेस क्या बीजेपी का है, कि वो जो है बीजेपी का नेता जो चाहता है वो कर लेता है। ये आरोप बहुत ज्यादा गंभीर है। अब जब विट्ठल हाउस की जो विट्ठल पटेल हाउस का राजीव जी, अब वहां ये भी आया कि सब जो 70 लोगों से जब पूछा गया कि क्या है, तो ये बताया कि सब किराएदार भी हैं। अब बताइए सब विट्ठल भाई पटेल हाउस जो है राजीव जी, वो सांसदों को अगर अलॉट होता है तो क्या वो किराए पर उठाने के लिए अलॉट होता है जो किराएदार भी है वहां? तो ये भी एक व्यवस्था का प्रश्न। दोस्तों आपको बता दूं, वीपी हाउस की बात जो कर रहे हैं, वो वीपी हाउस जो है वो बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के बगल में है। अगर दिल्ली को आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं तो बिल्कुल सटा हुआ है वीपी हाउस, और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के बिल्कुल बगल में है। उसी के सामने हम लोगों का भी दफ्तर है, INS बिल्डिंग, इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी की बिल्डिंग, और बिल्कुल हार्ट ऑफ द सिटी, दिल्ली सिटी। और इसी अगर वीपी हाउस में ऐसी गड़बड़ियां हैं, अगर शिरडी में ऐसी गड़बड़ियां हैं जहां एक बिल्डिंग में 7,000 नए मतदाता आ जाते हैं, और इसके लिए आपके पास कोई लॉजिक नहीं है कि गड़बड़ी क्यों हुई। अगर विपक्ष या कोई भी सिविल सोसाइटी का कोई भी आदमी अगर ये कहता है कि यहां गड़बड़ी है, तो इस जवाब इसका नहीं है। आखिर जवाब कौन देगा? जवाब तो चुनाव आयोग को देना है, जो बात यहां अमलेंदु उपाध्याय जी कह रहे हैं। जी अमलेंदु जी। जी बिल्कुल। और कल जब राजीव जी बीजू जनता दल का प्रतिनिधिमंडल मिला चुनाव आयोग से, तो उसने एक सुझाव दिया, मुझे लगता है वो वाजिब सुझाव। उन्होंने कहा कि इसका पैरेलल निगरानी होनी चाहिए इस पूरी प्रक्रिया की, और उस निगरानी प्रक्रिया में आप सिविल सोसाइटी को भी शामिल कीजिए। मतलब अभी तक होता क्या है कि सरकार के कर्मचारी, चुनाव आयोग वही उसकी निगरानी प्रक्रिया है, वो जो कुछ है सरकार ने जो कहा वो सब कुछ सही, लेकिन इसमें अब आप सिविल सोसाइटी को शामिल कीजिए ताकि इसकी पैरेलल निगरानी भी हो। ये एक अच्छा सुझाव आया है। चुनाव आयोग इसको मानता है नहीं मानता, ये चुनाव आयोग के ऊपर निर्भर करता है राजीव जी। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं राजीव जी कि जो चुनाव आयोग अपने आप तय कर लेता है। जैसे वो वोट बढ़ाने के लिए आया राजीव जी, वो US 8 का मसला उठा। आपको याद होगा, मुझे ध्यान पड़ता है कि शायद 2012 के चुनाव में उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव था उसमें एक ब्रांड एम्बेसडर कोई बनाया गया चुनाव के लिए, और यह बताया गया कि चुनाव प्रचार करने के लिए, क्या वोट डालने के लिए जाइए, 400 करोड़ रुपया खर्च कर दिया चुनाव आयोग ने। इसका कोई ऑडिट है कि नहीं, ये 400 करोड़ रुपया क्यों खर्च किया गया, कैसे खर्च हुआ, इसका क्या ऑडिट होगा?
मुझे ध्यान पड़ रहा है 400 करोड़ रुपए था, कम ज़्यादा भी हो सकता है, और 2012 का ही मुझे ध्यान पड़ रहा है, हो सकता है ध्यान करने में कुछ दिक्कत हो, लेकिन ये अच्छी तरीके से मुझे याद आ रहा है। तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं ये भी एक बहुत बड़ी गड़बड़ियाँ हैं, और इनकी तरफ भी विपक्ष का ध्यान गया है, और विपक्ष इस मसले को लगातार उठा रहा है। महत्वपूर्ण बात राजीव जी यहाँ पर यही हो जाती है कि अगर चुनाव आयोग स्वतंत्र तरीके से काम नहीं कर पा रहा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जब चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया पर ही संदेह है, और वो प्रक्रिया ही अगर जो है वो संवैधानिक नहीं बताई जा रही है, उसको लेकर अगर संदेह के बादल हैं, तो किस तरीके से चुनाव आयोग निष्पक्ष और स्वतंत्र पारदर्शी होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर भी सवाल उठे। राहुल गांधी गए थे जब उस बैठक में, तो उन्होंने कहा कि भाई सुप्रीम कोर्ट में मामला है, आप इसको तब तक मुलतवी कीजिए। राहुल गांधी बैठक से चले आते हैं अपना डिसेंट नोट लगाकर, पीछे से मालूम पड़ता है कि प्रधानमंत्री गृहमंत्री 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कर लेते हैं, राष्ट्रपति आधी रात में ही उनको जो है वो स्वीकृति दे देती हैं, दस्तखत कर देती हैं, और आधी रात में ही गजट भी हो जाता है राजीव जी। और सुबह सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है तो 11 बजे अगर सुनवाई है तो 9 बजे वो दफ्तर में दाखिल करा दिए जाते हैं और शपथ ग्रहण हो जाती है, ताकि सुप्रीम कोर्ट में जाकर बताया जा सके अब तो साफ काम हो गया, अब आगे इसको देखा जाएगा। तो ये बहुत सारे मसले जिस तरीके से सामने आ रहे हैं, ये पूरी की पूरी चुनावी प्रक्रिया जो है इसको लेकर संदेह पैदा हो गए हैं, और ये संदेह जो है वो लोकतंत्र के लिए अच्छे नहीं हैं। इसलिए निश्चित तौर पर इस पर जो है चुनाव आयोग को गंभीरता के साथ काम करना चाहिए। विपक्ष के सुझाव आ रहे हैं, पूरे श्वेत पत्र जो है इस पर आना चाहिए। और राजीव जी, गड़बड़ियाँ, जैसा कि विपक्ष का आरोप है कि ये गड़बड़ियाँ लंबे समय से चल रही हैं, और 2019 का चुनाव और 2024 का लोकसभा चुनाव, दोनों चुनाव जो इन गड़बड़ियों के साए में ही हुए हैं, तो ये बहुत गंभीर आरोप है। फिर तो निश्चित तौर पर लोकसभा का चुनाव भी दोबारा होना ही चाहिए। जी, यूएसएड की आप बात कर रहे थे, और यूएसएड को लेकर जो चर्चा चली है, प्रशांत जी एक बार जल्दी से आपके पास आना चाहता हूं, फिर प्रेम कुमार जी के पास धीरे धीरे चर्चा को क्लोज करने की तरफ बढ़ेंगे। हमारे साथी सुनील शुक्ला जी नहीं जुड़ पा रहे हैं, उनका नेटवर्क जो है वो डाउन है, लेकिन आप तीनों अपने अपने विचार रख रहे हैं। यूएसएड और चुनाव में वोटरों को आकर्षित करने के लिए आए, ज्यादा से ज्यादा वोटर टर्नआउट हो, इसके लिए भी $21 मिलियन की बात कही गई, और लेकिन इसके साथ साथ टैरिफ की बात भी हुई। जरा उस पर थोड़ी सी चर्चा होनी चाहिए प्रशांत जी। जी, मैं टैरिफ की बात करता हूँ राजीव जी। उस पर भारत में आज से लागू हो गया स्टील, एल्युमिनियम, फार्मास्यूटिकल टैरिफ, जो बढ़े हुए टैरिफ हैं आज से लागू हो गए। बंच ऑफ टैरिफ 2 अप्रैल से लागू होंगे। सरकार ये कह रही है कि इंगेज करे, लेकिन इलेक्शन वाली एक बात मैं कर दूं, जो अमरिंदर जी कह रहे थे, सिविल सोसाइटी का रोल, और जो यूएसएड से भी जुड़ता है मामला, ये सिविल सोसाइटी का जो रोल है, उनको कहीं से पैसे फंडिंग आती, जो भी करते हैं, लेकिन उसका एक मैं एग्जाम्पल आपको देता हूँ, कर्नाटक का इलेक्शन, और एक फिगर देता हूँ। कर्नाटक के इलेक्शन में 2017 के विधानसभा के इलेक्शन में मतदान हुआ 69%, 69%। मुस्लिम मतदाता थे 62% केवल, उसमें करीब 7%, 8% एवरेज से कम। जब सिविल सोसाइटी ने काम करना शुरू किया, 27 लाख मतदाता मिसिंग थे, 27 लाख मतदाता मिसिंग थे। उस पर काम हुआ, वोटर आईडी वेरीफाई हुए इलेक्शन कमीशन की मदद से, जो फॉर्म 6, फॉर्म 8 भरे गए, करेक्शन किया गया। 3-4 महीने की एक्सरसाइज में वापस 28 लाख नए मतदाता जुड़े। अब उसका असर क्या हुआ? उसका असर ये हुआ कि कुल वोट पड़ा 71 या 72%, मुस्लिम मतदान हुआ 69%, केवल 2-3% का फर्क हुआ। तो और उसके बाद जो रिजल्ट आए हमारे सामने, हम लोग भी उस चुनाव में गए थे, और हमारा एग्जिट पोल वहाँ के लिए सही साबित हुआ था एकदम। तो मैं जो बात कह रहा हूँ कि जो डिलीशन हो रहा है, वो डिलीशन इसी हिसाब से हो रहा है, आइडियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हो रहा है, कि मान के चल रहा है कि मुसलमान बीजेपी को कम वोट देता है या नहीं वोट देता है तो उसका नाम हटा दो, दलित नहीं वोट देता है, यादव वोट नहीं देता है तो उसका नाम हटा दो। ये सब्यसाची दास की जो रिसर्च थी अशोका यूनिवर्सिटी की, उसमें भी ये बात सामने आई थी। तो अब दूसरा एक मामला टैरिफ का। देखिए, इमीडिएट असर जो है हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में पड़ गया है जी, और 5 से 7 बिलियन डॉलर का फर्क पड़ेगा जी। और ये कोई हम 5,000
से ऊपर करोड़ अमेरिका में मेडिसिन जाती हैं हमारी। आप ये सोचिए कि अगर अमेरिका में 10 प्रिस्क्रिप्शन लिखे जाते हैं, 10 में से 4 दवाइयाँ भारत की होती हैं। तो बड़ा झटका भारत को लगने जा रहा है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को लग गया है। उसके बाद स्टील एल्युमिनियम पे हम बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट अमेरिका को नहीं कर रहे हैं, लेकिन ड्यूटी जब 25% बाकी जगह ही बढ़ी है और भारत की बढ़ गई है ड्यूटी, तो भारत में स्टील एल्युमिनियम डंप होगा। चाइना या दूसरे कंट्री इसको डंप करेंगे यहाँ पे। जब डंपिंग होगी तो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको बहुत नुकसान होगा। मल्टीपल लेयर्स पे अभी जो असेसमेंट एक आ रहा है कि लगभग 70,000 करोड़ का जो हमारा राजस्व है उसमें घाटा होने जा रहा है। एक बात। दूसरी बात कि इसका डॉलर पे बुरा असर पड़ेगा। अभी भी डॉलर पे पूरा असर है, डॉलर पे असर पड़ेगा। डॉलर पे असर पड़ेगा तो हमारी सारा इंपोर्ट महंगा होगा, ऑयल पे महंगा हो रहा है। और एक और चीज़ है राजीव जी, जो ये तो टैरिफ की बात है, बहुत सारे नॉन टैरिफ जो रिस्ट्रिक्शंस आते हैं कि आपने यूक्रेन की और रशिया की वॉर को बहाना लेके जहाज़ों पे रोक लगा दी, ईरान से आने वाले, हमारा तेल नहीं आ पा रहा जी। आपने कोई कानून बना के हमारी जो भदोही का कारपेट है या हैंडीक्राफ्ट है उस पर कोई आपने कर दिया। तो ये जो नॉन टैरिफ जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो भी प्रभावित कर रहे हैं। तो भारत की इकॉनमी में, क्योंकि अब ग्लोबलाइज इकॉनमी है और उसमें बड़ा एक असर ट्रंप के टैरिफ वॉर की वजह से आने जा रहा है। और अफसोस की बात है कि भारत सरकार, मोदी जी खुद गए, विदेश मंत्री गए, 2 बार गए, उसके बाद अभी पीयूष गोयल लौटे, कोई कॉन्क्रीट वहाँ से बात मान के नहीं आए हैं। उल्टा क्या हो रहा है कि उनका उद्योगपति एलन मस्क, उसका स्टारलिंक यहाँ पे स्थापित हो गया जी। 2 बड़ी कंपनियों का उसके साथ करार हो गया, रिलायंस के जियो का और एयरटेल का, भारतीय एयरटेल का। और अब आप देखिए कि 2 का करार हो गया, एक ही कंपनी करार कर रही है। ये भी बड़ा अद्भुत है कि 2 कॉम्पिटिटिव कंपनियां हैं, उनका सप्लायर टेक्नोलॉजी का एक ही कंपनी है। अब ये आप देखिए कि कंज्यूमर क्या करेगा, कोई कंपटीशन है यहाँ पे? ये तो वो बना लेंगे कार्टेल, जिसको कहते हैं। कार्टेल बना के प्राइस फिक्सिंग होगी और उस प्राइस फिक्सिंग में कंज्यूमर का घाटा है। जी राजू जी। जी बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो यहाँ पर एक तरफ टैरिफ वॉर और इन सब के बीच अमेरिकी कंपनियों का भारत में पदार्पण, और वो भी दूसरे ढंग से, खासकर एलन मस्क की कंपनी का, और इन सब की चर्चा अभी आने वाले समय में और भी होगी। लेकिन उन सब के बीच भारत में जो लोकतंत्र है वो कैसे मजबूत रहेगा? अगर चुनाव की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से, ढंग से हो चुनाव और उसमें गड़बड़ियां ना हो तो लोकतंत्र बहुत हद तक मजबूत हो जाता है, क्योंकि जनता जिसको चुन के लाती है वही सत्ता पर काबिज होता है। लेकिन क्या पिछले 10 साल से, 5 साल से या 2 साल से या 20 साल से, अब तो अनुमान लगाना भी मुश्किल है प्रेम कुमार जी कि ये धांधली कब से चल रही है, आखिर ये गड़बड़ियां, घोटाले कब से चल रहे हैं। और ऐसे में कैसे देखा जाए, जरा आपके पास फिर आना चाहता हूं। और जो आरोप, जो बातें टीएमसी के नेताओं ने, कीर्ति आजाद को आपने सुन लिया, आपने राहुल गांधी से भी सुन लिया कि वो कह रहे हैं साफ साफ कि भाई हम सदन के अंदर आपसे डिमांड करते हैं कि आप इस पर चर्चा करवाइए कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी ना हो। ईवीएम का मसला अभी शांत नहीं हुआ कि वोटर लिस्ट की बात आ गई है। और यहीं पर सब्यसाची दास की वो रिपोर्ट, जो रिसर्च रिपोर्ट है, वो याद आती है, जिसमें उन्होंने साफ साफ इन मसलों को उजागर किया था। और उसके बाद उनको अपनी नौकरी से अशोका यूनिवर्सिटी से हाथ धोनी पड़ी। जरा आपसे समझना चाहता हूं एक क्लोजिंग कमेंट के रूप में कि कैसे, क्या आपको लगता है कि सरकार की पोल तो खुल रही है, सवालों में बीजेपी की सत्ता है, सब कुछ है, चुनाव आयोग की भी पोल खुल रही है, लेकिन उम्मीद की जाए आफ्टर राजीव कुमार एरा कि सब कुछ ठीक होगा? राजीव जी, राजीव कुमार एरा को जन्म देने वाला जो व्यक्ति है उसका एरा इंपॉर्टेंट है ना, वो तो दूसरा राजीव कुमार स्थापित कर देगा। राजीव कुमार कौन है? राजीव कुमार तो बिठाए गए व्यक्ति।
तो इसलिए राजीव कुमार को एरा बोल के हम याद करना नहीं चाहेंगे। ये एरा चल रहा है और ये एरा सुप्रीम कोर्ट के जज को, चीफ जस्टिस को पैनल से बाहर करने के बाद और मजबूत हुआ है। लेकिन वास्तव में चुनाव धांधलियों की शुरुआत जो है वीवीपैट मशीन आने के बाद, और उसके बाद में उसको वीवीपैट ये आवाज बीच बीच में शायद वीडियो जो है वो कहीं ना कहीं अटक जा रहा है इनका, और बहुत जी प्रेम कुमार जी इलेक्टोरल जो वोटिंग क्या बोलते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड जो आया वो अभी चुनाव को प्रभावित करने का तरीका था। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हुई हैं और होने जा रही हैं। जो आपने याद दिलाया कि यूएस एड का जो माय फ्रेंड नरेंद्र मोदी को एड आया और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा उस बात को यूएस एड की तरफ से आया, तो उसका भी एक संबंध रहा है। अब पीएम केयर फंड जो कि नहीं बताया जा रहा है, उसका भी क्यों नहीं बताया जा रहा है, क्या जनता से क्यों छिपा रहे हैं? तो ये नोटबंदी से लेकर के तमाम चीजें जो हुई हैं, अपोजिशंस को जेल में डाला गया, सीबीआई, ईडी, आईटी, इन सब का इस्तेमाल हुआ, ये सब तो चुनाव को प्रभावित करने के ही तौर तरीके रहे ना, कि अपोजिशन को डराओ, अनइक्वल फील्ड पैदा करो, सांसद खरीदो, सरकार बनाओ। ये पूरे लोकतंत्र को ही बिगाड़ने की तो प्रक्रिया है, सिर्फ वोटिंग नहीं है। वोटिंग के आसपास जो घटनाएं घट रही है वो सब इस चुनाव को प्रभावित करने की घटनाएं हैं। इसलिए ये एरा सिर्फ राजीव कुमार तक का एरा नहीं है, ये मोदी एरा है जिसमें ये सारी चीजें हो रही हैं। अभी जो खतरा आप बता रहे हैं वो स्टारलिंक वाला, जो एलन मस्क जो है भारत में अब आने वाला है, और आपको याद होगा एलन मस्क ने अभी इसी हफ्ते जो घटनाएं घटी है यूक्रेन वाली, तो उसने कहा था कि यूक्रेन को तो हम एक बटन से ऐसा कर देंगे कि वो उसकी सेना जो है धराशायी हो जाएंगे, लड़ी नहीं पाएगी। तो उसके जवाब में कुछ लोगों ने उसको हैक कर लिया और माना यूक्रेन की धरती से ये हैक हुआ उनका, और उनको जवाब दिया गया। लेकिन वो स्टारलिंक जो है हमारे देश में अगर आ जाता है तो क्या होगा? हमारा सारा डेटा उनके पास होगा। हम जो हमारे देश के भीतर आकर के बेईमानी करने की जरूरत पड़ रही है, हम अपने देश में चुनाव चोर खोज रहे हैं, अब हम देश से बाहर जाके चुनाव चोर खोजेंगे जब अपने देश में नहीं खोज पा रहे हैं, तो वो स्थिति होगी। तो ये बहुत खतरनाक है कि ऐसे लोगों को हमारे हिंदुस्तान में एक्सेस दिया जाएगा या दिया जा रहा है कि वो हमारा डेटा कलेक्शन कर सके, वो धमकी दे सके कि हम जब चाहेंगे तो एक बटन से आपकी सारे रक्षात्मक जो काम है उसको हम डिस्टर्ब कर देंगे। वो धमकी जो यूक्रेन को दे रहा है कल को इंडिया को देगा। तो यहाँ पर सरेंडर करना, ये लोकतंत्र क्या पूरे देश का सम्मान गिराना है? हमारा देश बचेगा कि नहीं बचेगा ये भी सवाल है। ये हम अंदर में लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और यहाँ तानाशाही इस रूप में मजबूत हावी हो गया कि अब अपने देश को भी सुरक्षा में डाल रहा है और एलन मस्क जैसों को ये अधिकार दे रहा है। इतनी बड़ी और गंभीर चिंता का ये समय है और इसलिए ये लड़ाई पूरा इंडियन स्टेट जो है ना कॉम्प्रोमाइज्ड है, उसको बचाने की लड़ाई है। इंडियन स्टेट्स को बचाने की लड़ाई है। अलग बात है, राहुल गांधी ने कहा था इंडियन स्टेट से लड़ाई है, लेकिन मैं कहता हूं कि इंडियन स्टेट बचाने की लड़ाई है। जी राजीव, को बचाने की लड़ाई, और इस लड़ाई में आखिर कौन आगे निकल पाएगा, और सबसे बड़ी चीज की सत्ता पक्ष आखिर कब तक दबाव डालकर, और खासकर चुनाव आयोग के ऊपर, अगर ये प्रमाणिक तौर पर तो नहीं कह सकता, लेकिन इतना जरूर है कि कहीं ना कहीं कोई दबाव तो जरूर है जिसकी चर्चा लगातार हो रही है। इसलिए तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने संजय राउत और सुप्रिया सुले के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और उसके बाद अब तृणमूल कांग्रेस ने मोर्चा खोल रखा है। कीर्ति आजाद के बाइट बयान आपने सुन लिया, देख लिया,
जान लिया कल्याण बनर्जी को भी, बीजेडी के नेता क्या कह रहे हैं, उधर बिहार में जो कुछ चल रहा है, इन तमाम मसलों की हम चर्चा लगातार करते रहे हैं, आगे भी करेंगे। आज इस चर्चा को यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं प्रेम कुमार जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत टंडन जी, अमलेंदु उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़े थे, सुनील शुक्ला जी, लेकिन वो उनसे कनेक्ट हम नहीं कर पाए, उनको भी शुक्रिया समय निकालने के लिए। आप तमाम साथियों, आप सबका भी शुक्रिया अदा करता हूं। आज आप लोगों के कमेंट नहीं ले पा रहा हूं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, कल आप लोगों के से फिर मुखातिब हो